हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटिनेशन केमिस्ट्री। और आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कंसाइज केमिस्ट्री आईसीएससी क्लास 10th। ये बुक हम पूरी पढ़ेंगे और ये बुक बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए। हमेशा से ये बहुत फेमस बुक रही है एंड ये सेलिना पब्लिकेशंस की है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर आप देखो तो इस बुक में टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि 13 चैप्टर है प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। ये बहुत बेसिक चैप्टर है, इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस गो थ्रू कर लेते हैं। अब अगर आप सिलेबस देखो तो इसमें है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, इसमें दिया हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टी और उनकी वेरिएशन बतानी है इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीरियड्स, और एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये सारी चीज़ों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मतलब ये टर्म्स होती क्या है और इन ये ग्रुप और पीरियड्स में किस तरह से चेंज होती हैं ये पता होना चाहिए। पीरियोडिसिटी क्या होता है ये पता होना चाहिए। एंड हमें ना एक चीज़ बताई हुई है लास्ट में कि पीरियोडिक टेबल में ओल्ड नोटेशन होती है 1A 2A 3A 4B दैट इज़, एंड सेकेंड होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो है ये न्यू नोटेशन है, तो ये मैं आपको समझाऊंगी जब पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे पूरा प्रॉपरली। सो सबसे पहले बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस चैप्टर कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हम बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी आते हैं आप स्किप कर सकते हो टाइम स्टैम्प्स के थ्रू टू दी एक्सप्लेनेशन जो आपको बोर्ड्स के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, पर अगर नहीं आता है तो हम पहले बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगर आप देखो तो सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज़ एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, और इसमें डेफिनेशन दी हुई है कि एलिमेंट्स दे आर द प्योर सब्सटेंसेस। एक मिनट में कैमरा सेट कर देती हूँ थोड़ा बेटर। सो एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। ये मतलब क्या है इस चीज़ का, देखते हैं चलो। अब आप देखो, ये मैं मान रही हूँ कि ये एक किसी भी एलिमेंट का, हम मान रहे हैं कि ये एक एलिमेंट का जो है स्ट्रक्चर है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पेन थोड़ा विजिबल कम है, तो ये किसी एलिमेंट का है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें मॉलिक्यूल्स दिखेंगे आपको ऐसे बहुत सारे। मैं मान रही हूँ कि ये सॉलिड है, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तभी सॉलिड जो है वो बिल्कुल स्टेबल होते हैं, फ्लो नहीं करते लिक्विड्स की तरह, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल साथ में जुड़े हुए होते हैं। ये तो हमें पता ही है, इसी तरह से बाकी लेयर्स भी हैं। ठीक है, अगर आप बनाना चाहो तो पूरा भी बना सकते हो समझने के लिए। ठीक है, जैसे ये इस तरह से एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, अब अगर ये एक एलिमेंट है तो मैं मानती हूँ कि अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल्स मैं मान लेती हूँ, चलो कॉपर का है, कॉपर का सिंबल होता है Cu। सेकेंड एलिमेंट कॉपर का है, थर्ड मॉलिक्यूल भी कॉपर का है, फोर्थ भी कॉपर का है, फिफ्थ भी कॉपर का है, सिक्स्थ भी कॉपर का है, सेवेंथ भी कॉपर का है, और ऐसे सारे ही जो ये जो एटम्स हैं जो अरेंज्ड है टुगेदर, ये सभी किसके हैं, कॉपर के हैं। ठीक है, तो जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें एक ही एलिमेंट होता है, मतलब एक ही सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, ओके। अभी एक बहुत बेसिक टर्म है, ये आपको पता भी होगी अगर नहीं पता है पहले से, कि जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये भी क्लोजली पैक्ड है सारे, ये भी सॉलिड ही है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो पहला एटम है ये कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, और इसमें यहाँ पर जो एटम्स हैं वो मरकरी के हैं मान लो। ठीक है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, तो क्या ये एक एलिमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि सारे एटम्स कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, प्योर होना चाहिए सब्सटेंस, मतलब सिर्फ एक ही एक तरह के एटम से बना हो, तभी उसको हम एलिमेंट कहेंगे। तो आप समझ गए एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड वर्सेस एलिमेंट। आप सबने वाटर देखा है, राइट। वाटर क्या होता है, उसमें
हाइड्रोजन के भी एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के भी एटम्स होते हैं। और जब ये एटम्स कंबाइन करते हैं एक साथ इस तरह से कि दो एटम्स तो हों हाइड्रोजन के और एक हो ऑक्सीजन का, तो उसे हम पानी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि भाई हमारा कंपाउंड क्या होता है। इसी तरह की चीज़ें जिनमें दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, तीन एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, या एक से ज़्यादा तरह के एटम्स प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस में, उनको हम कंपाउंड्स बोलते हैं। तो कंपाउंड वर्सेस एलिमेंट समझ आ गया, आई होप आ गया होगा। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, अगर आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात करो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन एलिमेंट। एलिमेंट के बाद में आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ में। ठीक है, वो समझ लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कैसे कैसे हम उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, हमारे पास है ऑक्सीजन, हमारे पास है नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। अब इन सब को ना इतना लंबा लंबा लिखना कितना मुश्किल हो जाएगा जब हमें स्टडी करनी है। सोचो 118 टाइम्स आप यही सब चीज़ें लिख रहे हो, या 118 इसलिए बोला क्योंकि 118 टोटल एलिमेंट्स होते हैं जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, आप इस तरह से लिख रहे हो इतना लंबा लंबा लिख रहे हो, है ना। पर हमें तो शॉर्टकट्स पसंद हैं, तो शॉर्टकट्स के लिए क्या कर सकते हैं हम, हमने इसके सिंबल्स दिए। ठीक है, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, सोडियम का Na। ये तो कुछ अलग बात हो गई, सोडियम का तो S होना चाहिए था ना, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, हाइड्रोजन का H है, तो सोडियम का S होना चाहिए। ये तो रटने वाली बात हो गई, अभी समझाती हूँ कैसे है ये। मैग्नीशियम का हमने दिया Mg, चलो ये भी हम समझते हैं कि M है G है, M में नहीं दिया होगा किसी वजह से। एल्यूमिनियम का Al हुआ, चलो ये भी समझ लिया। ठीक है, ये सोडियम का Na कैसे आया, और ये पहला अगर कैपिटल लिख दिया तो दूसरा स्मॉल क्यों लिखा। इसे ही बोलते हैं रूल्स, जो कि हमें IUPAC के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, ये रूल्स जो है ऑल अराउंड दी वर्ल्ड फॉलो होते हैं, ऑल अराउंड वर्ल्ड। ठीक है, ऑल अराउंड वर्ल्ड फॉलो होते हैं ताकि अलग अलग साइंटिस्ट जो है एक दूसरे से मैसेजेस कन्वे कर सके ईजीली। इसीलिए ये रूल्स जो हैं वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, और इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं, जब भी आप एलिमेंट को सिंबल दोगे तो या तो आप उनके इंग्लिश नेम के थ्रू दोगे या उनके लैटिन नेम के थ्रू दोगे। तो ये जो सोडियम है इसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम, NaTrium, नेट्रियम। अब नेट्रियम होता है तो Na जो है ये नेट्रियम से आया है। ठीक है, और मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Mg। और जब भी हम कोई सिंबल लिखेंगे और उसमें हम दो वर्ड्स यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ABCD तो 25 ही होती है, तो अगर सारे एलिमेंट्स को एक एक ABCD का नाम भी देंगे तो भी 118 है, तो हमें कम से कम दो लेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनके लिए तो सिंगल लेटर यूज़ किया, लेकिन जो बाद वाले हुए उनके लिए साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, हम दो लेटर्स यूज़ करेंगे जिसमें कि फ़र्स्ट कैपिटल रखेंगे एज अ कन्वेंशन, ये रूल बना लेते हैं, और सेकंड को स्मॉल रखेंगे, ये रूल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको कि कैसे कैसे एटम्स होते हैं, क्या उनका अरेंजमेंट होता है जब वो एलिमेंट्स बनते हैं, क्या उनका अरेंजमेंट होता है जब वो कंपाउंड्स बनते हैं। ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं, बट मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, बेसिक्स बता रही हूँ ताकि आगे का चैप्टर समझ आ सके। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं, आप चाहो तो मैं उसको भी डाल सकती हूँ, पर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो। ठीक है, आज के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि एटम्स होते हैं, उनके सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अब जो सिंबल्स होते हैं ना उनको भी ऐसे नहीं लिखा होता जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AL खाली, उनके साथ ना ऐसे नंबर डाले होते हैं कुछ कुछ। जैसे मान लो, मैं एल्यूमिनियम का एग्जांपल नहीं ले रही, मैं पहले बोल रही हूँ कि कोई X सिंबल है किसी एलिमेंट का, अज्यूम करो। ठीक है, और ऊपर छोटा सा A लिखा है, नीचे B लिखा है, और ये जो A है ये भी कोई नंबर है,
और ये बी है वो भी कोई नंबर है। समझे कैसे? जैसे हाइड्रोजन है उस पर 1 1 लिखा है, ठीक है। ऑक्सीजन है उस पर 8 और 16 लिखा है। तो देखो सिंबल के साथ ये क्या नंबर लिख दिए, ये क्या बात हुई, ठीक है। ये जो ऊपर वाला नंबर है ये इस हाइड्रोजन के एक एटम का मास दिखाता है, तो इसको बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। और ये जो नीचे वाला 1 है या नीचे वाला नंबर है वो दिखाता है एटॉमिक नंबर को, या एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अभी एटॉमिक नंबर क्या होता है वो समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। मास नंबर समझ आया? मास नंबर मास को दिखाता है कि इसका वजन कितना है, सीधी सी बात है, ठीक है। ऊपर जो है ये भी इसका मास है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ये 16 ग्राम वगैरह नहीं होता है, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हम लोग अपना वेट केजी में नापते हैं, और हम मिल्क लेने जाते हैं बाहर से तो उसको लीटर्स में नापते हैं, है ना। वैसे ही ये एटम्स का जो मास होता है वो एक अलग यूनिट बनाई गई है, एटॉमिक मास यूनिट, उसमें नापते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं A.M.U, AMU, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो पता चल गया मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर कहाँ होता है, ठीक है। मास नंबर ऊपर होता है, एटॉमिक नंबर नीचे होता है। अब इसमें भी एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया ताकि सबको ना ये सब्जेक्ट ही समझ ना आए, जैसे आता भी नहीं होगा बहुतों को। तो इसमें क्या किया कि मास नंबर को बोला कि हम इसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से, और एटॉमिक नंबर को जेड से करेंगे। अब आधे लोग तो इसी में कंफ्यूज रहे कि भाई एटॉमिक नंबर में ए आता है तो ये होना चाहिए, ये क्यों जेड है। तो इसको याद कर लो इस तरह से कि जो ऊपर है वो मास है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका वेट कितना है, आपकी हेल्थ कैसी है ना। वैसे एलिमेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनका मास नंबर कितना है, वो उनके करेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करता है। तो ये जो मास नंबर है ये ए से डिनोट होता है, सबसे पहले लेटर से, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दी जाती है, तो ए फॉर मास नंबर। और जो एटॉमिक नंबर है वो बिल्कुल नीचे है, सबसे नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एलिमेंट के भी नीचे लिखते हैं छोटा सा, तो उसको सबसे लास्ट लेटर दिया गया जेड, ठीक है, ओके। दूसरा तरीका क्या है याद करने का कि उल्टा याद कर लो, अगर मास नंबर है तो उसमें एम आता है तो उसको अपोजिट सिंबल दिया है ए, ठीक है। इतना बोल दिया है तो याद रहेगा ही वैसे भी, ठीक है। तो ये समझ आ गया एटॉमिक नंबर मास नंबर कहाँ कहाँ होते हैं। मास नंबर तो चलो मास बता रहा है, तो एटॉमिक नंबर क्या बता रहा है। एटॉमिक नंबर जो होता है ना, हर एलिमेंट की अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अभी आई नो दिस इज़ सो मच, है ना, एकदम से ग्रास्प करने के लिए किसी के लिए भी, पर इसके लिए पूरे पूरे चैप्टर्स होते हैं, थोड़ा बेसिक तो पता होना चाहिए वैसे, बट नहीं भी है, बट देखते हैं चलो। इसको थोड़ा ज़्यादा 2 3 बार देख लेना अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। सो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और उसकी एक कैलकुलेशन भी होती है, ठीक है, वो भी हमको करनी है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं आपके लेवल पे, वो निकालते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम के थ्रू, बोहर BOHR मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, हमारा जो एटम होता है, एटम से चलते हैं, जो हमारा एटम होता है वो बना होता है 3 पार्टिकल्स से, उसके अंदर भी 3 पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ये होते हैं न्यूट्रल, यानी कि इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव। तो कोई भी एटम होगा उसमें एक न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर ये न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को P से करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से करते हैं। जो भी कोई भी एटम होगा उसका एक न्यूक्लियस होगा, उसमें प्रोटॉन भी होंगे न्यूट्रॉन्स भी होंगे, पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी कि नेगेटिव चार्जेस हैं वो इधर उधर घूमेंगे उसके आगे पीछे अलग अलग सर्कल्स में, जैसे सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं वैसे ही, ठीक है। वैसे ही एटम के लेवल पे भी होता है कि एक न्यूक्लियस के अराउंड सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कल में घूमेंगे वो फिक्स्ड है। जो सबसे अंदर वाला सर्कल है उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं,
ठीक है। जो उसके बाहर वाला सर्कल है उसमें मैक्स टू मैक्स 8 जा सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। पहले वाले में 2 जाते हैं अंदर वाले में सबसे में, उसके बाद फिर 8 जाते हैं उससे अगले में, ठीक है। तो ये बात हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं ना एटम में, उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और ये जो कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम में प्रेजेंट हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम में प्रेजेंट हैं जब वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। या बहुत ही सिंपल टर्म्स है, जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मतलब सेम होते हैं अगर इसी लाइन पे जाएं तो, क्योंकि भाई प्रोटॉन्स इक्वल है एटॉमिक नंबर के जो कि जेड से रिप्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल है एटॉमिक नंबर के जब वो नो बॉन्ड बना रहा हो, कोई बॉन्ड ही नहीं बना रहा हो। तो इसका मतलब है प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन जब कोई बॉन्ड ना बन रहा हो, इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। क्विकली इसको एक बार ग्रास्प करते हैं, इस चीज़ को कोशिश करते हैं समझने की कि बोहर मॉडल ऑफ एटम है क्या। बोहर ने कहा कि जो कि पहले साइंटिस्ट ने बोला है उसके अकॉर्डिंग मैं एक थ्योरी देता हूँ, अपनी थ्योरी, अपना मॉडल ऑफ एटम देता हूँ। और उस मॉडल के हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि जितने भी न्यूट्रल पार्टिकल्स एक एटम में प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रल पार्टिकल्स मतलब जिन पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब वो किसी के साथ कैसे भी रिएक्शन नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, वो बस मास देते हैं, ठीक है। वो सिर्फ वेट बढ़ाते हैं एक एटम का, वो सब के सब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है।